हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 2 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे हम सेतु क्यों कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने किरचॉफ का नियम कराया था और किरचॉफ के नियम के आधार पर ये जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है आधारित होता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, किस नियम के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है, तो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, सिंपल है ना, समझ है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो आपका किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के दो नियम थे, है ना। पहला जो था नियम वो ऊर्जा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का वो आपका ऊर्जा संरक्षण, पहला आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर आपसे नहीं बनता, इसलिए भाई साहब ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिया करो। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना। क्वेश्चन 2 ही पूछा जाता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सूत्र की स्थापना कीजिए। सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, व्हीट स्टोन सेतु जो ब्रिज है ये कब बनाया गया, तो जब किरचॉफ का नियम आया 1842 में, तभी व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत भी व्हीट स्टोन ने ही दिया भाई साहब। AC है ना, या SC ऐसा लिख लो, SC व्हीट स्टोन ये थे आपके भौतिकविद जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, SC व्हीट स्टोन कब दिया, 1842 में। ये जो सिद्धांत है वो किसके लिए है, तो किसी भी हम चालक तार का प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो हम इस सिद्धांत के आधार पर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो मेरे प्यारे भाई बहन, छोटे भाई बहन जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो बेहतरीन नोट्स बनाते चलें, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो तैयार कर लेना। अब देखिए, जो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत हमारा स्टार्टिंग होता है तो इसमें हम 4 प्रतिरोध लेकर चलते हैं और 4 प्रतिरोधों में एक रेशियो सिद्ध करते हैं। जो सिद्धांत होता है P/Q = R/S। ये हमारा मुख्य रूप से यही हमारा सिद्धांत है और इसी को हमको सूत्र की स्थापना के आधार पर इस फार्मूले को सिद्ध करते हैं, P/Q R/S। इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है तो ये हमारा एक ऐसा आकृति होता है जो कि एक चतुर्भुज, जैसे देखो बनाने की तरीका मैं बता रहा हूं, इधर साइड में बनाता हूं। सबसे पहले आप कुछ ना करो, ऐसा चतुर्भुज बना सकते हो। ठीक है, अब देखो कहोगे सर आप तो चतुर्भुज बना दिए, हमको तो दिक्कत होती है। देखो अब हम इनमें यहां से कटान बिंदु लगाएंगे और यहां पर हम बना देंगे प्रतिरोध। ये लो, इसमें जोड़ देंगे 4 प्रतिरोध। क्या जोड़ेंगे, 4 प्रतिरोध। एक हमारा ये P हो गया, ठीक है, एक प्रतिरोध ये हो गया, तो ये हमारा Q हो गया, ठीक है, एक प्रतिरोध हमारा ये हो गया R हो गया, ठीक है, या कि आप यहां दे दो Q, यहां आप दे दो Q, कोई दिक्कत, और यहां पर आप दे दो R और यहां पर दे दो आप क्या S। तो 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के 4 भुजाओं के साथ जोड़ा जाता है। इसमें 2 विकर्ण है प्यारे बच्चों, 2 विकर्ण है। एक विकर्ण आपका AC है ना। इस विकर्ण के साथ अपन क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक सेल। ये लो, एक सेल जोड़ दिया हमने और इसको एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। जैसे हम यहाँ पर K2 कुंजी ले लेते हैं और इसको ऐसा जोड़ देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बन गया क्या, व्हीट स्टोन सेतु। अब देखो सेतु क्यों बोला गया, सेतु इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो दूसरा हमारा विकर्ण है, यहां पर हम एक ये लो और ये G हमारा हो जाएगा, ठीक है, धारामापी, और इसके साथ एक कुंजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कुंजी। ये K1 कुंजी हो गया, ये कुंजी जोड़ दिए। ठीक, चलो हम जानते हैं कि जो धारा बहती है वो प्लस से चलती है। जब धारा हम यहां से प्रवाहित करेंगे कुंजी को दबाकर तो धारा इधर जाएगा, तो ये I1 धारा हो गया। इधर प्यारे बच्चों ये I1 ही बहेगा, है ना। और यदि मैं कह दूं, यदि I2 यानी इस पे कौन सा धारा बहेगा, I2,
और यदि मैं धारा मापी में से यदि धारा कहूं तो इसमें जो धारा बहेगा वो IG। ये आपका बन चुका है व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, कोई दिक्कत? ये ब्रिज बन चुका है, इसी आधार पर अपन क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हमने चतुर्भुज माना ए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है डायग्राम बनाने में, डायग्राम आसानी से बन जाएगा। ये आपका बन गया व्हीट स्टोन सेतु। क्या बना प्यारे बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण हो गया। सेतु क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो जरा, यहाँ पे जो आपका एक विकर्ण BD है, एक विकर्ण BD है, ये जो विकर्ण है इस बंद परिपथ, इस लूप के लिए भी कार्य कर रहा है और इस लूप के लिए, बंद परिपथ के लिए भी कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी ये ब्रिज का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया व्हीट स्टोन सेतु। देखिए, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो केवल बंद लूप के लिए होता है, किसी बंद परिपथ के लिए होता है। और यहां पर आप देखो, यदि इस बंद परिपथ की बात करोगे, A से B, B से D और D से A, ये भी एक बंद परिपथ है और ये भी एक बंद परिपथ या बंद लूप जिसे बोलते हैं, या बंद पास बोलते हैं, पास या लूप। दूसरा जो किरचॉफ का नियम है उसे लूप का नियम, पास का नियम कहा जाता है। तो यहां पर जो लूप का मतलब होता है बंद परिपथ हो जाए, तो जो आपका द्वितीय नियम केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्धांत लिखना पड़ेगा और इसके बाद सूत्र की स्थापना। सिद्धांत में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बताना है कि भाई साहब जब हम व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण करते हैं तो इस सेतु में क्या होता है, चार हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। चार प्रतिरोधों को अपन चतुर्भुज के आकृति के चारों भुजाओं के साथ जोड़ देते हैं। एक भुजा के साथ अपन क्या जोड़ देते हैं, मतलब एक विकर्ण के साथ अपन एक सेल और कुंजी K2 लगा देते हैं और एक दूसरा जो विकर्ण है BD, इसके बीच हम धारा मापी जोड़ देते हैं, धारा मापी के साथ एक कुंजी K1 लगा देते हैं। क्लियर? ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, केवल इतना ही सिद्धांत है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, तो इसको लिखना है, जो मैंने बताया वो लिखना है कि चार प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD के चार भुजाओं के साथ संलग्न किया जाता है। ठीक है, चार प्रतिरोधों PQR व S को चतुर्भुज ABCD के चार भुजाओं के साथ संलग्न किया जाता है, संलग्न किया जाता है। ठीक है, चतुर्भुज के एक विकर्ण में, चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में क्या जोड़ते हैं, जो आपका ये E है, E क्या है, स्रोत है, विद्युत स्रोत है, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम यहां पर E बोल सकते हैं सेल। क्या? सेल। बैटरी तो नहीं बोलेंगे, बैटरी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, सेल बोल सकते हैं। AC में एक सेल E तथा कुंजी K2। देखो, चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज है कि एक विकर्ण AC में सेल E हमने जोड़ा और कुंजी K2 लगा है। ठीक है, तथा दूसरे विकर्ण, थोड़ा समझिएगा, तथा दूसरे विकर्ण BD में धारा मापी G व कुंजी K1 संलग्न है। यहां तक क्लियर है? लिख सकते हो, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कर सकते हो भाई साहब,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा आप लोग लिखोगे। जैसे हमारे पास ये 4 प्रतिरोध थे PQRS, चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया हमने एक विकर्ण में क्या जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, कुंजी K2 जोड़ दिया, और जो आपका एक और विकर्ण है इसमें हमने धारामापी और कुंजी K1। ठीक है, चलो विकर्ण BD में धारामापी इस प्रकार संयोजित करते हैं कि विकर्ण BD में धारामापी इस प्रकार संयोजित करते हैं कि देखो, संयोजित करना मतलब जोड़ना। इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो आपका ये जो प्रतिरोध है PQRS, इसमें किसी प्रकार का विक्षोभ ना हो। विक्षोभ का मतलब जैसे इस धारामापी इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का विक्षोभ ना हो। विक्षोभ ना हो कहने का मतलब प्रतिरोधों को हम व्यवस्थित करेंगे। इस प्रकार संयोजित करते हैं कि विकर्ण BT में धारामापी इस प्रकार संयोजित करते हैं कि किसी प्रकार का विक्षोभ ना हो, अर्थात संतुलन की स्थिति में हो। ठीक है, अब देखो जरा, ये जब हम इसको संतुलित करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिरोधों को हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे PQRS इसको हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे विकर्ण BD में जो हम धारामापी G यानी जो और कुंजी K1 इसको जब लगाते हैं तो इसको इस प्रकार संयोजित करते हैं कि ये संतुलन की स्थिति में हो, यानी इसमें कोई विक्षोभ ना हो। अर्थात हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाले कि जैसे ही G को जोड़ते हैं तो भाई G हमारा धारामापी, यदि इसमें थोड़ा सा भी धारा बहेगा तो विक्षोभ होगा। तो अपन क्या करेंगे, प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे, इधर उधर प्रतिरोधों को हम संयोजित करेंगे, प्रतिरोधों को व्यवस्थित करेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का क्या ना हो, विक्षोभ ना हो, या ये संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, यदि जो आपके प्रतिरोध है वो संतुलन की स्थिति में है, किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, यानी जो आपका सेतु है संतुलन की स्थिति में है। यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है तो P/Q बराबर R/S होगा। यही व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये हम सिद्धांत अभी बता रहे हैं, सिंपल है। सिद्धांत में हमने क्या किया भाई, जैसे जैसे हमने रचना किया था वैसे वैसे लिख दिया और कुछ नहीं, हमारा सिद्धांत बन चुका। इतना ही लिखना है सिद्धांत में। भाई हम क्या बता रहे हैं, जो व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत है वो किरचॉफ के नियम के आधार पर आधारित है, और इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध का हमको मान निकालना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सहारे से हम निकाल सकते हैं। यानी कहीं भी हम प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे धारा का मान निकालना है तो किरचॉफ के नियम के आधार पर, यदि प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हिट स्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। यानी किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो फिर अपन क्या करते हैं, व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत अपनाते हैं। तो अपन ने क्या बताया कि 4 प्रतिरोध PQRS है भाई साहब, इनको हम चतुर्भुज के 4 भुजाओं ABCD और जो AD और DC के साथ इस प्रकार संयोजित कर देते हैं कि ये संतुलन की स्थिति में रहे। अर्थात हमारा जो PQRS 4 भुजाओं के साथ संलग्न रहता है, इसके एक विकर्ण में सेल और कुंजी K2 लगा देते हैं, दूसरे विकर्ण में हमारा जो BD है इसमें एक धारामापी और K1। हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं, जो BD में जो G इस प्रकार से जोड़ते हैं कि ये संतुलन की स्थिति में हो। अर्थात PQR को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में हो। सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब ये हो गया, संतुलन का स्थिति ये हो गया कि जो P/Q बराबर R/S है, यानी संतुलन रहे, ज्यादा ये विक्षोभ उत्पन्न ना हो। भाई साहब समझ में आया, यही व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। मुख्य रूप से सूत्र की स्थापना है, जैसे ही अपन कहते हैं भाई K2 से हम K2 कुंजी को दबाते हैं वैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम धारा यहाँ से मतलब K2 कुंजी को दबाएंगे वैसे धारा प्रवाहित होगा। जैसे ही धारा हमारे बिंदु A पर पहुंचेगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। I1 जो है हमारा A से B के दिशा में, और जो I2 है A से D की दिशा में चलने लगता है। तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई भी बच्चा है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो भाई साहब।
सूत्र की स्थापना अपन करेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करो। यहां तक यदि कर लिए तो यही भैया जो हमारा व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। चलिए मिटा दें इसको। अब आपको लिखना है सूत्र की स्थापना। क्या? सूत्र की स्थापना। हमने आपको बताया कि जैसे ही सेल में जो लगा कुंजी K2 है उसको दबाते हैं तो जो हमारा व्हिटस्टोन सेतु है उसमें धारा बहने लगती है। धारा बहेगी कि नहीं? और ये जो धारा है दो भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2 दो भागों में बढ़ती है। क्लियर है? अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। सूत्र की स्थापना, हेडिंग लगाओ, सूत्र की स्थापना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र की स्थापना देखो जरा, जब हम कुंजी K2 के माध्यम से, जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो सेल में से I धारा बहने लगती है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? जैसे ही हम कुंजी K2 को दबाएंगे तो I धारा बहने लगेगी। धारा I बिंदु A पर या बिंदु A से दो भागों में बट जाती है। दो भागों में बढ़ जाती है। I1 धारा प्रतिरोध P व Q से होकर जाती है। P व Q से होकर जाती है। देखो लो जरा, I1 धारा P व Q से होकर जाती है तथा I2 धारा जो आपका प्रतिरोध R है, जो आपका प्रतिरोध R है, R और S से होकर जाती है। S से होकर जाती है। अपने भाषा में लिख रहा हूं, कोई किताब का सहारा नहीं, सिंपल अपने भाषा में। हमने क्या कहा कि जैसे ही कुंजी K2 को दबाया सेल में से धारा बहने लगी। धारा जैसे A पर पहुंची तो दो भागों में बटी भाई, I1 और I2। I1 जो है P और Q से होकर जा रही, I2 जो है भाई साहब R और S से होकर जा रही। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ रहे हो? बस किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, बिल्कुल आप चिंता ना करो, बहुत सिंपल है भाई साहब। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जो बिंदु B है और जो बिंदु D है, इन दोनों पर जो विभव समान है, यानी विद्युत वाहक बल समान है, आगे लिखोगे और ऐसे भी कह सकते हैं तथा धारामापी G में से IG अल्फ धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अल्फ धारा प्रवाहित होती है। आगे लिखो, चूंकि बिंदु B और D पर, बिंदु V व D पर जो विभव है वो समान है। विभव क्या है? समान है। समान है मतलब यदि हम आपसे कह दें कि इन दोनों का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो समान है, यदि घटा देंगे भाई एक दूसरे के तो विपरीत होगा। क्यों? यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में। यदि आपसे किरचॉफ का नियम नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। किरचॉफ के नियम में क्या बताया गया? किरचॉफ के द्वितीय नियम में कि यदि आपके पास बंद परिपथ है, क्या है? बंद परिपथ है। ये बंद परिपथ है, यहां पे सेल है, यहां पे सेल है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, यहां धारा I1, यहां धारा I2, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझ लो। तो क्या बताया गया कि जैसे दो सेल हैं, इन दोनों सेलों का जो विद्युत वाहक बल है, जैसे E1 है, ये E2 है। ठीक है, दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, उनमें
प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो चिंता नहीं करो, बता रहा हूं। देखो हमने क्या कहा भाई साहब, एक बंद परिपथ है, इसमें सेल है, विद्युत वाहक बल E1 है, प्रतिरोध R1 है, धारा ऐसे बह रही है। ये हमारा दूसरा सेल है, विद्युत वाहक बल E2 है, धारा ऐसे बह रही है। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। अब विद्युत वाहक बल भाई साहब E1 और E2, सर आप बीजगणितीय योग कह रहे हो तो माइनस क्यों लगाए हो? किरचॉफ ने यह भी बताकर रखा कि यदि हम प्लस से, ये देखो जरा, ये माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, ये माइनस से प्लस तो प्लस होगा, लेकिन वहीं पे जब ये परिपथ जाएगा तो ये बंद लूप ऐसा बनाएगा, है ना, यहां से चलेंगे तो ABCD, है ना, तो बंद लूप ऐसा बनाएगा। तो फिर हमको प्लस से माइनस की ओर चलना होगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। फिर क्या कहा, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न भाग में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमने कहा भाई यहां पर धारा I1 है, संगत प्रतिरोध R1, तो I1 R1, यहां पर धारा I2 है, संगत प्रतिरोध R2 है, तो I2 R2। अब एक दूसरे के विपरीत है भाई साहब, धारा तो इधर बह रही है और हम जाना चाहते इधर है, धारा इधर बह रही, हम जाना चाहते बंद लूप में ऐसे हैं, तो फिर माइनस तो होगा ही। इसलिए भाई साहब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इस बंद लूप में लगेगा, इस बंद लूप में भी, इस बंद लूप में भी, दोनों बंद लूपों में किरचॉफ का नियम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि धारा मापी G में से IG अल्प धारा प्रवाहित होती है, कोई दिक्कत नहीं, अल्प धारा प्रवाहित कर लो, यदि नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, विक्षेप नहीं होगा तो धारा ही प्रवाहित नहीं हो रहा, सिंपल है। यदि संतुलन की स्थिति में तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, ऐसा भी कर सकते हो। संतुलन की स्थिति में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अल्प धारा यदि कहा जाए तो कुछ ना कुछ तो मात्रा में यार कोई भी परिपथ होगा। आप लोग चाहे गैल्वेनोमीटर ले लो, चाहे वोल्टामीटर ले लो, चाहे धारा मापी कछु भी ले लो ना, कुछ ना कुछ धारा तो उसमें से जाएगा। अब देखो B और D का विभव समान है, तो हम बंद लूप की बात करते हैं, जरा देखिएगा। बंद लूप बहुत ही सिंपल है। बंद लूप देखो, A से B पर चलते हैं, B से D पर चलते हैं, D से A पर चलते हैं। तो A B D A पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से बोला भाई साहब यहां पर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, हमने कहा B और D दोनों बिंदु पर विभव समान है, तो यहां पर विद्युत वाहक बलों का जो योग है वो यदि हम कहेंगे तो वो देखो भाई साहब, धारा इधर बह रही है और हम इधर से घूमकर ऐसे आएंगे, धारा इधर बह रही है, घूम करके हम ऐसे आएंगे। सिंपल समझिएगा, धारा ऐसे बह रही है, जब घूमकर ऐसे आएंगे तो धारा के विपरीत जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होगा, तो विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। यहां पे जो धारा है वो I1 है और इसके संगत प्रतिरोध P, ठीक है, और ये धारा यहां से भाई साहब इधर जाएगा, लेकिन हम इधर आएंगे तो फिर धारा इधर जाएगा, विपरीत है, तो ये I2 और आपका कितना हो जाएगा R, पक्षांतर कर दो तो I1P माइनस I2 बराबर I2R, समीकरण 1 हो गया। ये कहां से आ गया सर, कहां से आ गया, कहां से आ गया भाई साहब? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, यही तो समझ में नहीं आता है। किरचॉफ के इसी नियम में तो समझ में नहीं आया कि हमें क्या बताना पड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं भाई साहब। जब हम बंद परिपथ की बात करते हैं, इस बंद परिपथ में, तो यहां पर विभव समान है भाई, एक दूसरे के विपरीत होंगे ही भाई, इधर ये चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो विपरीत होगा। जब हम बीजगणितीय योग करेंगे तो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग आपने पढ़ा है किरचॉफ के नियम से, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, तो विभव हमने कहा समान है, तो विभव समान है तो बीजगणितीय योग शून्य होगा, क्योंकि यहां पर यदि E1 है, यहां पर E2 कर देते, विभव विद्युत वाहक बल भाई साहब समझो ना, विभव का ही रूप विद्युत वाहक बल, विभव से विभवांतर, विभवांतर का ही रूप विद्युत वाहक बल, तो कंफ्यूज मत हो। ए और बी दोनों, बी और डी का विभव समान है, तो खत्म कहानी, शून्य कर दो ना यार। बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, सिंपल है, क्योंकि यहां पर समान है, और 1 में 1 घटाओ 0 आएगा, 5 में 5 घटाओ 0 आएगा, 0 में 0 घटाओ 0 आएगा। भाई साहब कर क्या रहे हो यार? तो यहां पर ये कहां से आ गया सर?
I1 धारा है, P प्रतिरोध है, I2 धारा है, R प्रतिरोध है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग में तो माइनस क्यों कर दिए सर? हम कह रहे हैं ना भाई, इधर से आएंगे फिर A पर पहुंचेंगे, तो ये जो I2 का धारा हमारे चलने की दिशा के विपरीत में है, इसलिए ऐसा कर दिए और समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 1 दे दिए। ठीक है, चलो इसी प्रकार कैसे भाई, इसी प्रकार बंद लूप आप यहां से चलो B से चलो C तक, और C से चलो D तक, और D से चलो B में। देखो जरा, यहां पे जो धारा है I1Q, यहां पे एक दूसरे की, देखो इधर आ रहे हैं, फिर हम इधर आएंगे, धारा इधर जा रही है, इसलिए I2S इक्वल 0, तो I1Q बराबर I2S बराबर 0, और ये समीकरण 2 भाई साहब शून्य का है, माइनस है तो प्लस हो गया, पक्षांतर होगा। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, सिंपल है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर मैं कर दूं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर दे दो भाग भाई साहब, कितना है, I1P बराबर I2R है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा I1Q, डिवाइड हो जाएगा I2S, I1 से I1 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो बचेगा P बटा Q बराबर R बटा S। यही हमारा आ गया व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत। यहां पर लिख लेना, इसलिए बंद लूप ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई साहब व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ज्यादा कुछ नहीं करना यार, एग्जाम में इतना ही पूछे जाएगा, यही व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा करना ही नहीं है। जितना कराता हूं उतना कर लो, पेपर में बराबर नंबर मिल जाएंगे। और आप कहोगे भाई IIT लेवल क्वेश्चन तो आगे हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी आपको जितना करा रहा हूं उतना आप करते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। नोट्स लेने के लिए मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। 100 रुपये चार्ज है वन सब्जेक्ट के। बेहतर रूप से आप नोट्स लें और बेहतर रूप से पढ़ाई करिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सेशन को पसंद करने वाले, वास्तव में उन्हें लगा होगी हाँ यार आज हमें समझ में आया है कुछ चीजें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद और अपने 2 दोस्त या 3 दोस्तों को जोड़ें, साथ में नोट्स लेना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर।